मान लीजिए कि आपके खिलाफ कोई एक क्रिमिनल केस दर्ज हो गया है पुलिस स्टेशन में। पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान जैसा कि पुलिस के पास पावर है कि वो एक्यूज को नोटिस करके पुलिस स्टेशन बुला सकती है और उससे पूछताछ कर सकती है। तो आजकल देखा जा रहा है कि पुलिस एक्यूज को बुलाने के लिए जो नोटिस देती है वो एक्यूज के व्हाट्सएप पर इस नोटिस को भेज देते हैं। तो क्या ये नोटिस का इस तरीके से भेजा जाना कानून के अकॉर्डिंग है या कुछ गलत है? इसी के बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स क्या कहती हैं और उनमें क्या-क्या बातें डिस्कस की गई और उनके डिस्कशन के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस ऑफिसर्स को या अपने हाई कोर्ट्स को क्या-क्या डायरेक्शंस दी हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ 3 जजमेंट्स की बात करूंगा जो केवल एक ही टाइटल से जाने जाते हैं। एक ही टाइटल का मतलब सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नाम से ये केस जाना जाता है। इसी केस में एक जजमेंट 2022 में आया था। एक और जजमेंट 21 जनवरी 2025 को आया और रिसेंटली अभी जुलाई में 16 जुलाई 2025 को एक ऑर्डर पास किया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में और वहां पर पुलिस को कुछ डायरेक्शंस दी। तो अगर आप पुलिस ऑफिसर्स हैं तो भी आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर आप पब्लिक हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस से आपको संपर्क पड़ता ही रहता होगा, या तो आप विक्टिम हैं तब, या आप एक्यूज हैं तब, या आप एडवोकेट हैं तो भी आपसे कोई काउंसलिंग मांग सकता है, आपसे सलाह ले सकता है। तो आप किस तरीके से जेन्युइन सलाह किसी को देंगे, तो ऐसे सभी लोगों के लिए आज की ये वीडियो रहेगी। जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी मैंने हिंदी में कंटेंट लिखा हुआ है और यहां पर जो मैं जजमेंट्स की बात कर रहा हूं इन सारे जजमेंट्स की पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप जाइए उसको ज्वाइन करिए। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए और लाइक करने के बाद एक आपको हाइप का बटन मिलेगा और जैसे ही आप इस हाइप को क्लिक करेंगे तो 830 पॉइंट्स का एक और ऑप्शन मिलेगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप मुझे मेरी वीडियो को दे सकते हैं, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं और मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए और आप लोगों का टाइम बचाने के लिए मैं खुद बहुत सारी माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स क्या कहती हैं उनको पढ़ता हूं, या हाई कोर्ट्स की जजमेंट्स क्या कहती हैं, बेयर एक्ट में क्या लिखा गया है, इन सबको पढ़ने के बाद थोड़े से ही समय में आप लोगों को जानकारी मैं दे देता हूं। तो लाइक करना जरूर बनता है दोस्तों और हाइप करना भी जरूर बनता है। तो आज की वीडियो में मैं और क्या-क्या डिस्कस करूंगा, एक्यूज पर्सन को थ्रू व्हाट्सएप या ईमेल या कोई और मोड से, इलेक्ट्रॉनिक मोड से कौन कौन से नोटिसेस दिए जा सकते हैं और कौन कौन से नोटिसेस नहीं दिए जा सकते हैं। और देखिए जब क्या करेगी पुलिस, जब या तो एक्यूज या विटनेस किसी केस का वो आउटसाइड ऑफ इंडिया है, इंडिया के बाहर रहता है, तब उस एक्यूज को या विटनेस को नोटिसेस कैसे दिए जाएंगे और इनके बारे में कि इलेक्ट्रॉनिक मोड से नोटिसेस सर्व किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के साथ साथ मैं बेयर एक्ट में भी आपको बहुत सारी बातें दिखाने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअल में लॉ क्या कहता है। तो देखिए तो अभी लेटेस्ट ऑर्डर आया है कि पुलिस ऑफिसर्स व्हाट्सएप के थ्रू एक्यूज को 41 ए सीआरपीसी जो अब 35 बीएनएसएस हो गई है, ये वाला नोटिस नहीं देंगे, ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। इसके पीछे के क्या कारण बताए और कौन कौन से नोटिसेस हो सकते हैं, क्या उन नोटिसेस को भी व्हाट्सएप से नहीं दिया जाएगा या उनको पुलिस व्हाट्सएप से दे सकती है, इस तरीके की बातें आपको इन जजमेंट्स में देखने को मिलेंगी। देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो जनवरी 2025 में अपना जजमेंट दिया था, उस जजमेंट में क्या डायरेक्शंस दी थी। 5 डायरेक्शंस दी थी।
उन 5 डायरेक्शंस में से कौन कौन सी डायरेक्शंस पुलिस के लिए हैं और आपके काम की हैं वो देखिए। नंबर 1 डायरेक्शन थी कि सभी राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों को अपने संबंधित पुलिस तंत्र को सीआरपीसी 1973 की धारा 41A, बीएनएसएस 2023 की धारा 35 के तहत नोटिस जारी करने के लिए एक स्थायी आदेश जारी करना चाहिए। केवल सीआरपीसी या बीएनएसएस के तहत निर्धारित तरीके के माध्यम से ही इन दोनों नोटिस को सर्व किया जाएगा, तामील किया जाएगा, ऐसा उन्होंने बोला। क्लियर कट बोल दिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर एक्यूज को नोटिस, आरोपी को अगर 41A सीआरपीसी का नोटिस या 35 बीएनएसएस का नोटिस व्हाट्सएप से या किसी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक मोड से, मतलब ईमेल से या किसी और तरीके से, बट डिजिटली फॉर्म में अगर भेज दिया गया है तो इसको मान्यता नहीं दी जाएगी, इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट एक बार देख लें। ऑल द स्टेट्स यूटी मस्ट इशू अ स्टैंडिंग ऑर्डर टू देयर रेस्पेक्टिव पुलिस मशीनरी to issue notices under section 41A CRPC, 35 of BNSS only through mode of services prescribed under CRPC or BNSS. It is made ample clear that services of notices through WhatsApp or other electronic mode cannot be considered or recognized as alternative substitute to the mode of services recognized and prescribed under BNSS और CRPC। तो भैया पहली बात सभी पुलिस ऑफिसर समझ लें कि आज के बाद आप एक्यूज को 41A का नोटिस या 35 BNSS का नोटिस उसे थाना बुलाने के लिए, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कराने के लिए व्हाट्सएप से नहीं भेजेंगे, ईमेल से भी नहीं भेजेंगे। कोई भी दूसरा तरीका जो इलेक्ट्रॉनिक मोड में आता है उसको प्रयोग में नहीं लाएंगे। इट मींस क्या करेंगे कि जो ट्रेडिशनल तरीका है नोटिस सर्व कराने का, उसी तरीके से ये वाला नोटिस सर्व किया जाएगा एक्यूज को। आप अपना पुलिस ऑफिसर भेजिए उसके घर पे, वो उसको स्वयं उसी को नोटिस डिलीवर करके आए और उससे एक कॉपी रिसीव करा के लाए। वो अगर घर पर नहीं मिलता है तो घर के किसी मेल मेंबर को एक कॉपी देकर उस नोटिस की दूसरी कॉपी रिसीव करा के लाए। और अगर घर का कोई मेल मेंबर भी नहीं है वहां पर, तो घर के दरवाजे पर या ऐसे स्थान पर जो उसको दिखाई दे सके, ऐसे स्थान पर एक कॉपी नोटिस की चिपका करना है। हो सके तो उसका फोटो और वीडियो बनाकर लिया है। और अगर इस तरीके से भी नहीं कराना है तो आप बाई पोस्ट भेज दीजिए। अब बाई पोस्ट इलेक्ट्रॉनिक मोड में नहीं आएगा। तो इसी तरीके से किसी एक्यूज को, आरोपी को 41A CRPC या 35 BNSS का नोटिस दिया जा सकता है। ये जो बातें मैं अभी आपको बता रहा हूं, ये जनवरी 2025 के ऑर्डर में ही कह दी थी। तो अभी जुलाई में ऐसा क्या हुआ जो माननीय सुप्रीम कोर्ट को एक और ऑर्डर पास करना पड़ा? ये जनवरी का आदेश होने के बाद स्टेट ऑफ हरियाणा ने एक एप्लीकेशन लगाई और ये कहा कि जो आदेश दिया है आपने कि इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू 41A 35 BNSS का नोटिस नहीं दिया जाएगा एक्यूज को, इसको मॉडिफाई कर दिया जाए और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड ये नोटिस देने की परमिशन दे दी जाए। तो इस जजमेंट में क्या हुआ, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। देखिए दूसरी डायरेक्शन क्या दी, और एक डायरेक्शन दी गई कि जब स्टैंडिंग ऑर्डर बनाएंगे पुलिस तो उसमें 2 जजमेंट्स को ध्यान रखेंगे, राकेश कुमार बनाम विजंतया आर्या डीसीपी और दूसरा अमनदीप सिंह जौहर वर्सेस राज्य स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली। इसमें जो दिल्ली हाई कोर्ट ने डायरेक्शंस दी थी उनको ध्यान में रखते हुए स्टैंडिंग ऑर्डर तैयार किए जाएंगे। थोड़ा सा यहां पर ध्यान दीजिए कि अभी जो तीसरी डायरेक्शन है वो किससे रिलेटेड है। पहली डायरेक्शन थी नोटिस अंडर सेक्शन 41A CRPC या 35B या 35 BNSS, बट जो डायरेक्शन सी है वो है सेक्शन 160 CRPC
जो 179 बीएनएसएस की करस्पॉन्डिंग सेक्शन है, या फिर सेक्शन 175 सीआरपीसी जो 195 बीएनएसएस की करस्पॉन्डिंग सेक्शन है, इनमें क्या होता है, इनमें भी आरोपी को या किसी अन्य व्यक्ति को बुलाने के लिए पुलिस ऑफिसर नोटिस करते हैं, तो इनमें भी नोटिस कैसे सर्व किया जाएगा, वो भी एक अलग से स्टैंडिंग ऑर्डर तैयार करेंगे। ध्यान दीजिए, एडिशनल स्टैंडिंग ऑर्डर तैयार करेंगे, ऐसा वर्ड वहां पर यूज किया गया है। और कहा गया कि जब ये अतिरिक्त स्थायी आदेश जारी करेंगे, एडिशनल स्टैंडिंग ऑर्डर जारी करेंगे, तो केवल और केवल सीआरपीसी या बीएनएसएस में बताए गए तरीके से ही सर्विस कराई जाएगी। ये वाले नोटिस की भी 160 सीआरपीसी या उसकी करस्पॉन्डिंग 179 बीएनएसएस या 175 सीआरपीसी उसकी करस्पॉन्डिंग सेक्शन 195 बीएनएसएस। तो इस कंडीशन में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं लिखा जिस तरीके से 41A के साथ लिखा था कि 41A का नोटिस व्हाट्सएप के थ्रू या अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड से नहीं कराया जाएगा। और दो बातें कही कि 41A के लिए एक अलग से स्टैंडिंग ऑर्डर बनाएं और ये वाले नोटिस के लिए अलग से स्टैंडिंग ऑर्डर बनाएंगे। तो इट मींस दोनों की सर्विस में कुछ तो डिफरेंस है, लेकिन एक जनरल सी लैंग्वेज यूज की गई है कि जो प्रावधान सीआरपीसी में बताए गए या जो प्रोविजंस बीएनएसएस में बताए गए, उन्हीं के आधार पर सर्विस कराई जाए, ऐसा स्टैंडिंग ऑर्डर तैयार करेंगे। और देखिए, जो चौथी डायरेक्शन है वो उच्च न्यायालयों को दी है, और ये कहा गया उसमें कि सर्वोच्च न्यायालय ने जितने भी निर्णय दिए हैं या तो पीछे दिए हैं या आगे दिए जाएंगे फ्यूचर में, उनका कार्यान्वयन कराना है, उनको इंप्लीमेंट कराना है, और उनको इंप्लीमेंट कराने के लिए एक कमेटी तैयार की जाएगी, और वो कमेटी ये इंश्योर करेगी कि उनकी डायरेक्शंस का इंप्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, और इसकी रिपोर्ट मंथली बेसिस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट्स भेजेंगे। तो देखिए, इस पर वॉच भी की जा रही है कि जो डायरेक्शन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दी हैं, क्या वो फुलफिल हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। इसलिए पुलिस ऑफिसर्स स्पेशली ध्यान रखें कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की दी हुई गाइडलाइंस को आप वायलेट नहीं करेंगे, नहीं तो भैया कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ऐसी डायरेक्शंस के बाद में स्टेट ऑफ हरियाणा ने एक एप्लीकेशन लगाई थी माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने कि इसमें आप थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दीजिए कि जो 41A या 35 बीएनएसएस का जो नोटिस है उसको इलेक्ट्रॉनिक मोड से सर्व कराया जा सके। और उसके लिए इन्होंने अपनी कंटेंशंस जो रखी उसमें बताया कि देखिए, कोर्ट्स जो सम्मन इशू करेंगी सेक्शन 63 बीएनएसएस, सेक्शन 64 बीएनएसएस या 71 बीएनएसएस में, वहां पर परमिट किया गया है कि वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में सम्मन्स को सर्व कर सकती हैं। तो पुलिस को भी परमिशन दे दी जाए कि वो भी अपने नोटिस को इलेक्ट्रॉनिक मोड में सर्व करा दें किसी भी एक्यूज या विटनेस के ऊपर। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि देखिए, कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो अलग होती हैं और जो पुलिस की प्रोसीडिंग्स होती हैं वो अलग होती हैं, और दोनों को सेम फुटेज पर यात्रा करते हुए, ट्रैवलिंग करते हुए नहीं रखा जा सकता। तो इसलिए आप कोर्ट से कंपेयर ना करें, पुलिस को बिल्कुल परमिशन नहीं मिलेगी। कोर्ट जुडिशियल एक्ट कर रहे हैं, और स्पेशली लॉ में लेजिस्लेचर ने लिखा है कि सम्मन्स को ये कोर्ट्स इलेक्ट्रॉनिक मोड में इशू कर सकती हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के लिए लेजिस्लेचर ने नहीं लिखा है। तो जब नहीं लिखा है आपके लिए, तो आप कोर्ट की पावर को यूज करने की कोशिश ना करें। ये कहते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा की जो एप्लीकेशन थी उसको डिसमिस कर दिया है। अब देखिए, एक नोटिस होता है 91 सीआरपीसी हुआ करता था, जो आज की डेट में 94 बीएनएसएस हो गया है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये दोनों नोटिस जो पुलिस ऑफिसर इशू करता है किसी भी पर्सन को, कि आप ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट या ये पर्टिकुलर सामान, ये थिंग, आर्टिकल्स
आप हमारे सामने पेश करिए जो इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है। तो ये नोटिसेस पुलिस ऑफिसर्स इलेक्ट्रॉनिक मोड से इशू कर सकते हैं, ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2025 वाले ऑर्डर में बोला। क्यों बोला? उसके लिए उन्होंने कहा कि लेजिस्लेचर ने स्पेसिफिकली ये लिख दिया है इस सेक्शन में कि ये वाला नोटिस आप इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेज दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भेज दीजिए। तो यहां पर हम नहीं रोक रहे हैं आपको, आप ये वाला नोटिस भेज सकते हैं। लेकिन 41A CRPC या 35 BNSS में ऐसा नहीं लिखा, तो आप ये वाला नोटिस व्हाट्सएप से या इलेक्ट्रॉनिक मोड से बिल्कुल भी नहीं भेजेंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा है, इसके पीछे के कारण क्या दिए? उन्होंने कहा कि देखिए, जब आप किसी एक्यूज पर्सन को 41A का नोटिस देते हैं या 35 BNSS का नोटिस देते हैं और अगर आपकी दी हुई डेट पर दिए हुए स्थान पर वो नहीं आता है, तो आपका अगला एक्शन क्या होगा? तो पुलिस ऑफिसर को पावर दी गई है कि अगर इस नोटिस की नॉन कंप्लायंस होती है, इस नोटिस का पालन नहीं करता है कोई एक्यूज पर्सन, तो पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट की पावर आ जाती है। हालांकि साथ में ये बोला है कि वो ऑटोमेटिक पावर नहीं है कि नोटिस की नॉन कंप्लायंस हुई तो आप ऑटोमेटिक जाके अरेस्ट कर लेंगे, ये भी उस जजमेंट में बोला है। तो क्योंकि इस नोटिस की नॉन कंप्लायंस का असर लाइफ एंड लिबर्टी पर पड़ता है किसी भी व्यक्ति की, तो हम आपको ऐसा काम नहीं करने देंगे जो किसी भी पर्सन की लाइफ एंड लिबर्टी को आप इसलिए कर्टेल कर देंगे कि एक नोटिस आपने व्हाट्सएप से भेजा था या ईमेल से भेजा था और उसकी कंप्लायंस नहीं हुई है, तो आपको तो पावर मिल जाएगी कि आप जाओगे उसे अरेस्ट कर लोगे। तो ऐसा हम नहीं होने देंगे। इसके पीछे के मुझे वैलिड रीजन लगते हैं दोस्तों, आप अब खुद देख लीजिए कि आपके पास सुबह से शाम तक कितने मैसेजेस व्हाट्सएप के थ्रू आते हैं। उनमें से बहुत सारे मैसेजेस नीचे चले जाते हैं आपके व्हाट्सएप में और आप उनको देख भी नहीं पाते। सपोज आपका नोटिस भेजा किसी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने और वो भी आपकी चैट में नीचे चला गया, आप उसे देख नहीं पाए, तो आप तो उस डेट पे जाके ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन उधर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को पावर मिल जाएगी कि अब वो अरेस्ट कर सकता है। तो इस कारण से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ऐसे नोटिसेस, ध्यान देना क्या कंक्लूड किया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, कि ऐसे नोटिसेस जिनकी नॉन कंप्लायंस का असर ड्रास्टिक इफेक्ट दिखाता है, पर्सन की लाइफ एंड लिबर्टी को कर्टेल कर सकता है, तो ऐसे नोटिसेस तो इलेक्ट्रॉनिक मोड से सर्विस नहीं कराए जाएंगे। तो ये तो बात हुई कि नोटिस है एक्यूज को बुलाने का। अब बात करते हैं कि जब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर किसी विटनेस को बुला रहा है थाने में, तो विटनेस को बुलाने के लिए वो कौन सा नोटिस देता है? 160 CRPC या आज की डेट में बात करें तो 179 BNSS। इन नोटिस को विटनेस को दिया जाता है कि आप थाने आइए और अपना स्टेटमेंट दर्ज कराइए, आप इस केस के गवाह हैं। तो क्या ऐसे नोटिस को व्हाट्सएप के थ्रू भेजा जा सकता है? देखिए, जो 2025 जनवरी वाली जजमेंट थी, उसमें जो सी कंडीशन मैंने आपको पढ़ाई, वहां इसी सेक्शन से डील करती है वो कंडीशन, और उन्होंने ये कहा था कि स्टैंडिंग ऑर्डर बनाएंगे पुलिस ऑफिसर्स तो वो तरीका अपनाएंगे जो तरीका कानून में लिखा गया है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि भैया कानून में क्या तरीका लिखा गया है सेक्शन 160 CRPC या 179 BNSS के लिए? तो ये तो मैं आपको बता दूं, क्लियर शब्दों में बता देता हूं, आप सुन लीजिए कि इस सेक्शन में कहीं भी नहीं लिखा गया कि आप इस नोटिस को इलेक्ट्रॉनिक मोड से या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सर्व करा सकते हैं, तामील करा सकते हैं। तो इट मींस कि ये वाला नोटिस भी नहीं भेजा जाना चाहिए व्हाट्सएप से या ईमेल से या किसी और अदर मोड से। और ध्यान रखना कि ये बात केवल और केवल पुलिस पर लागू नहीं है, सभी की सभी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पर लागू होती है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मोड की बात आती कहां से है, तो उसके लिए मैं आपको लेकर चलना चाहूंगा सेक्शन 530 BNSS, जहां पर यह बताया गया
कि प्रोसीडिंग्स कौन कौन सी इलेक्ट्रॉनिक मोड में हो सकती है। हेडिंग देखिए, ट्रायल एंड प्रोसीडिंग्स टू बी हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मोड। इस सेक्शन पर मैं आपको इसलिए लेकर आया हूं दोस्तों कि इस सेक्शन को डिस्कस किया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस वाली जजमेंट में जो 16 जुलाई 2025 को लिखी है। तो हेडिंग में देखा ट्रायल एंड प्रोसीडिंग्स, दो वर्ड यूज हुए। और ध्यान देना सेक्शन 530 की स्टार्टिंग कहां से होती है, ऑल, थोड़ा सा कंसंट्रेट करना, ऑल ट्रायल्स, ऑल इंक्वायरीज, ऑल प्रोसीडिंग्स अंडर दिस संहिता, इंक्लूडिंग, पहले आप इंक्लूडिंग को छोड़िए, इन वाली बातों को देखिए इसका क्या मीनिंग निकलता है। इट मींस ऑल ट्रायल्स, ऑल इंक्वायरीज, ऑल प्रोसीडिंग्स। तो भैया इंक्वायरी स्पेसिफिक है, ट्रायल स्पेसिफिक है, बट यहां प्रोसीडिंग्स ये एक कॉमन वर्ड है। ऑल प्रोसीडिंग्स अंडर दिस संहिता, तो क्या इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस संहिता नहीं आता है क्या? अंडर दिस संहिता आता है। तो क्या इस ऑल प्रोसीडिंग में इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड नहीं है? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है इसके बारे में? उन्होंने ये कहा है कि इस सेक्शन में ट्रायल स्पेसिफिक लिखा है, इंक्वायरी स्पेसिफिक लिखी है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन स्पेसिफिक नहीं लिखा है। इसलिए इन्वेस्टिगेशन के लिए आप सेक्शन 530 को यूज नहीं कर सकते। इसके लिए फिर उन्होंने ये कहा कि जो जो सेक्शन आप यूज करेंगे उसी सेक्शन को चेक करेंगे कि क्या वहां पर इलेक्ट्रॉनिक मोड से वो प्रोसीडिंग करने के लिए परमिट किया गया होगा, तभी इलेक्ट्रॉनिक मोड को यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। मैं इसी सेक्शन की आगे की बातें बताना चाहता हूं कि इंक्लूडिंग में क्या लिखा है। और ध्यान देना कि लॉ में इंक्लूडिंग जहां लिखा होता है उसका मतलब ये नहीं है कि केवल वही है, मेन बातें होती हैं ये, और इनको एक्सप्लेन करने के लिए कहा कि कोई डाउट ना रह जाए, तो इन सारी बातों में ट्रायल, ऑल इंक्वायरी, ऑल प्रोसीडिंग में ये चीजें भी इंक्लूड हैं। यहां ट्रायल लिख देने का मतलब ये नहीं है कि अब यहां नीचे ट्रायल की कोई बात नहीं लिखी है, यहां इंक्वायरी लिख देने का मतलब ये नहीं है कि यहां कोई इंक्वायरी की बात नहीं लिखी है। इंक्लूडिंग का मतलब है, देखिए, इशुएंस, सर्विस एंड एग्जीक्यूशन ऑफ सम्मन्स और वारंट। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि यहां सम्मन्स और वारंट की बात हुई है, पुलिस के नोटिस की बात यहां पर नहीं हुई, इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक मोड से नोटिस नहीं जा सकता। हाँ, सेक्शन 94 आप पढ़ेंगे तो वहां पर दोनों की बात हुई है, सम्मन्स की भी बात हुई है और वहां पर नोटिस की भी, ऑर्डर की भी बात हुई है जो पुलिस ऑफिसर देते हैं। तो वहां लिखा है कि आप इसे इलेक्ट्रॉनिक मोड में दे सकते हैं, तो 94 में आप फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड में दे दीजिए, कोई इशू नहीं। लेकिन यहां जब सम्मन की बात हो रही है, स्पेसिफिक नोटिस या ऑर्डर पुलिस का नहीं है, तो फिर नहीं है, वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में नहीं जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। दूसरा देख लीजिए इंक्लूडिंग में और क्या है, एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। कब? एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट और एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस कब? इन ऑल ट्रायल, इन ऑल इंक्वायरी, इन ऑल प्रोसीडिंग्स अंडर दिस संहिता। अगर पुलिस ऑफिसर किसी विटनेस को एग्जामिन कर रहा है तो क्या यहां पर वो एग्जामिनेशन शामिल नहीं है? भैया अभी जो इंटरप्रिटेशन आई है माननीय सुप्रीम कोर्ट की, तो उसके अकॉर्डिंग तो यहां पर विटनेसेस जब ड्यूरिंग एग्जामिनेशन किसी पुलिस ऑफिसर ने एग्जामिन किया, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन किसी विटनेस को एग्जामिन किया, तो वो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक मोड से नहीं कर सकता। और साथ ही फिर उस बात को आप ध्यान रखेंगे कि जहां एग्जामिनेशन की बात हो रही है वहां पर चेक करेंगे कि क्या इलेक्ट्रॉनिक मोड में एग्जामिनेशन करने की परमिशन दी गई है, तो वहां परमिशन दी गई है, चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में आप वहां पर एग्जामिनेशन कर सकते हैं। और आगे देखिए, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस इन इंक्वायरी एंड ट्रायल, फिर से इंक्वायरी और ट्रायल में बात हुई, बट एविडेंस रिकॉर्ड करने की कि कोर्ट चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक मोड से, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू, विटनेसेस दूर हैं, चाहे तो उनका कोर्ट में स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं। ऑल अपीलेट प्रोसीडिंग्स और अदर प्रोसीडिंग्स, और अपीलेट प्रोसीडिंग्स तो समझ में आता है कि अपीलेट कोर्ट में है, किसी भी मैटर की जब अपील हुई तो उस अपीलेट प्रोसीडिंग्स को भी आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में कर सकते हैं। बट यहां पर जो वर्ड यूज किए एनी अदर प्रोसीडिंग्स, तो क्या इस एनी अदर प्रोसीडिंग में इन्वेस्टिगेशन शामिल है?
जब भी आपको एक कॉमन वर्ड मिले, जिस तरीके से यहां पे लिखा एनी अदर प्रोसीडिंग्स, तो वहां उसकी इंटरप्रिटेशन करने के लिए इजस्डम जनरिस रूल लगता है। इजस्डम जनरिस, मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाई है, आप इजस्डम जनरिस और साथ में लीगल नेम लिख देंगे यूट्यूब सर्च बार में तो वीडियो निकल कर आ जाएगी, उसको देख लीजिए। कब लागू होता है इजस्डम जनरिस? जब एक लिस्ट दी गई और उस लिस्ट को लास्ट में कोई ईटीसी या एंड अदर्स, कोई जनरल टर्म फॉलो करती है एक लिस्ट को, तो फिर इस ईटीसी का या इस अदर्स का या अदरवाइज का मीनिंग इनके आधार पर ही निकाला जाएगा कि जैसी क्लास ये फॉर्म करती होंगी तीन चीजें, वैसा ही मीनिंग ईटीसी में आएगा, अदरवाइज कोई और अलग से मीनिंग नहीं निकाला जा सकता। जैसे कि कहीं कह दिया कि मोटरसाइकिल, कार, रिक्शा, ईटीसी, तो अब इस ईटीसी में क्या शामिल होगा? तो क्या क्लास फॉर्म कर रहे हैं ये यहां पर? रिक्शा, मोटरसाइकिल और कार, ये तीनों के तीनों रोड ट्रांसपोर्ट में आते हैं, तो ईटीसी में कोई भी रोड ट्रांसपोर्ट का व्हीकल अलग से आ जाएगा। ये इजस्डम जनरिस का रूल है। लेकिन ये लागू कब होता है कि इस जनरल टर्म से पहले, इस जनरल टर्म से पहले कुछ एटलीस्ट तीन शब्द यूज हो रहे हो और जो एक क्लास फॉर्म करते हो। तो क्या इससे पहले तीन शब्द हैं? ये नहीं है। क्लास क्या फॉर्म करेंगे जब तीन शब्द नहीं है? तो ऐसे मामले में तो इस एनी अदर प्रोसीडिंग का मीनिंग केवल इन तीन चार वर्ड जो यहां यूज होते हैं उनके आधार पर निकाला जाता, और अगर ये नहीं है तो फिर जनरल टर्म का मीनिंग फिर ओपन होता है। एनी अदर प्रोसीडिंग मतलब सारी प्रोसीडिंग्स। तो इसका मतलब मेरे अकॉर्डिंग इस प्रोसीडिंग में इन्वेस्टिगेशन को मान लेना चाहिए था माननीय सुप्रीम कोर्ट को, विद ड्यू रेस्पेक्ट। मैं रेस्पेक्ट करता हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की, बट मेरी अपनी ओपिनियन है, मैं वो तो बता ही सकता हूं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? इसका बीच का रास्ता निकल सकता था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्यों मना किया कि 41 ए सीआरपीसी या 35 बीएनएसएस का नोटिस आप व्हाट्सएप के थ्रू या ईमेल के थ्रू या किसी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू सर्व नहीं कराएंगे? उसके पीछे का मेन कारण ये था कि अगर दिए हुए टाइम पर, दिए हुए डेट पर एक्यूज ने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं किया तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को पावर आ जाती है कि वो उस एक्यूज को अब अरेस्ट कर सकते हैं। तो क्योंकि यहां पर नॉन कंप्लायंस के कारण अरेस्ट इन्वॉल्व हो जाती है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि किसी की भी लाइफ एंड लिबर्टी को इतनी आसानी से आप कर्टेल नहीं कर सकते, उसके लिए ड्यू प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन आप देखिए कि एक विटनेस को बुलाना है सेक्शन 160 सीआरपीसी या 179 बीएनएसएस का नोटिस देकर, तो क्या अगर इसकी नॉन कंप्लायंस होती है, विटनेस ज्वाइन नहीं करता है, तो क्या अरेस्ट की पावर आ जाती है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को? नहीं आती है। तो वहां लाइफ एंड लिबर्टी का कोई मामला नहीं। दूसरा देखिए 175 सीआरपीसी या 195 बीएनएसएस का नोटिस देख लीजिए, यहां भी एक विटनेस को बुलाने के लिए नोटिस दिया जाता है ड्यूरिंग इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग्स, और अगर इसकी नॉन कंप्लायंस होती है तो क्या लाइफ एंड लिबर्टी अरेस्ट की पावर पुलिस के पास आ जाती है? नहीं आती। तो जो डर था 41A के नोटिस के पीछे, 35 बीएनएसएस के नोटिस की नॉन कंप्लायंस के पीछे, वो डर यहां पर नहीं है। अब मान लीजिए कि एक एक्यूज आउट ऑफ इंडिया बैठा है या एक विटनेस आउट ऑफ इंडिया है, उससे इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है पुलिस ऑफिसर, कैसे करेगा? क्या एक पर्सनली आदमी आउट ऑफ इंडिया भेजेगा नोटिस सर्व कराने के लिए? नहीं भेज सकता। क्या बाई पोस्ट भेजेगा? नहीं भेज पाए। तरीका बचता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के थ्रू भेजे। बहुत लंबा प्रोसेस है उसमें, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज है। तो बेटर ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए था, और मेरा ये मानना है कि बीच का रास्ता ये निकाल के, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट है, उनकी जो गाइडलाइन होंगी उनको फॉलो किया जाएगा, उनका इफेक्ट आता है, तो वो ये हो सकता था कि छूट दे दी जाती पुलिस ऑफिसर को कि आप व्हाट्सएप से या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक मोड से आप सर्विस करा दो नोटिस की, 41A का ही सही,
35 BNSS ही सही, आप सर्विस करा दो, लेकिन अगर इस नोटिस की नॉन कंप्लायंस होती है तो पुलिस को अरेस्ट की पावर नहीं होगी, और अरेस्ट की पावर को अगर यूज करना चाहते हैं तो ट्रेडिशनल वे में 35 BNSS या 41A CRPC के नोटिस को पहले ट्रेडिशनल वे में उसको सर्व कराओ, और फिर नॉन कंप्लायंस होती है तो देन आपको अरेस्ट की पावर आ जाएगी। मेरा ऐसा मानना है कि आज के युग में जहां पर BNSS में इलेक्ट्रॉनिक मोड पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया, सेक्शन 530 BNSS आपने देखा वहां पर लिखा ऑल प्रोसीडिंग्स, तो कहीं ना कहीं माननीय लेजिस्लेचर भी ये चाहते हैं कि प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक मोड की। तो एक बीच का रास्ता निकल सकता था कि आप सर्विस तो करा दीजिए, लेकिन अरेस्ट आप नॉन कंप्लायंस, अगर आपने व्हाट्सएप से सर्विस कराई है तो उसके नॉन कंप्लायंस पे आप अरेस्ट नहीं कर पाएंगे। अरेस्ट तभी कर पाएंगे जब ट्रेडिशनल वे में सर्विस कराई गई और फिर उसकी नॉन कंप्लायंस हुई। कितनी जगह तो देखिए ऐसा देखा जाता है कि एक्यूज खुद चाहता है कि मैं बाहर बैठा हूं, आप मुझे इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू एग्जामिन कर लीजिए, मैं तैयार हूं। वो ऑब्जेक्शन ही नहीं करता है, वो कहता है, आप खुद कहता है कि मैं आ जाता हूं, आप मुझे नोटिस दे दीजिए, व्हाट्सएप से ही दे दीजिए, मैं खुद आ जाता हूं चलकर। तो ऐसे मैटर्स में भी अब पुलिस ऑफिसर व्हाट्सएप पर नोटिस नहीं दे सकता है। तो इन माय हम्बल व्यू कि किसी और स्टेट को फिर से जाना चाहिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास और फिर से इस तरीके की आर्गुमेंट करनी चाहिए। मैंने पूरी जजमेंट को पढ़ा, जो हरियाणा स्टेट की तरफ से लर्नड काउंसिल थे उन्होंने इस तरीके की आर्गुमेंट नहीं करी। मेरा मानना है कि अगर ये सारे प्रोविजंस इस तरीके से आर्गुमेंट की जाती तो माननीय सुप्रीम कोर्ट शायद एक और व्यू देख पाते और हो सकता है कि कोई बीच का रास्ता निकाल पाते। तो कुल मिलाकर कंक्लूजन ये कि पुलिस ऑफिसर आज की डेट में कौन कौन से नोटिस व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू इशू कर सकते हैं, वो है केवल 94 BNSS जो 91 CRPC हुआ करता था। बाकी कोई दूसरा नोटिस व्हाट्सएप से, ईमेल से या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक मोड से सर्विस नहीं करा पाएंगे। अगर मैं जनवरी 2025 वाली जजमेंट को थोड़ा सा इंटरप्रेट करूं तो सेक्शन 160 CRPC या 179 BNSS को भी कराया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने दो अलग से स्टैंडिंग ऑर्डर पास करने की बात कही है। एक स्टैंडिंग ऑर्डर 41A एंड 35 BNSS के लिए और दूसरा दूसरे नोटिस के लिए। इट मींस वो दोनों में डिफरेंस चाहते हैं, और अगर दोनों में ही मना कर दिया गया कि दोनों पार्ट में ही, दोनों तरीके के नोटिस ही व्हाट्सएप से सर्व नहीं किए जाएंगे, तो फिर अलग से एक एडिशनल स्टैंडिंग ऑर्डर बनाने की बात नहीं करते माननीय सुप्रीम कोर्ट। बट आज की डेट में व्यू यही निकलेगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है, ऐसा कोई भी नोटिस जो उस पर्टिकुलर सेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक मोड में सर्विस किया जाना अलाउड नहीं किया गया है, ऐसे किसी भी नोटिस को आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में सर्विस नहीं कराएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लैरिटी मिल गई होगी, और ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बहुत सारी वीडियोस आपको ऐसे ही मिलती रहेंगी। और मैं कोशिश करूंगा कि जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आती है और इंपॉर्टेंट होंगी तो मैं वो आपको कंक्लूड करके और साथ में इंटरप्रिटेशंस करके कोशिश करूं कि उनको डिटेल से आपको समझा दिया जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।